Hello and warm welcome to our official YouTube channel Rise with SICS. Today we are learning something about pronouns. आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में कुछ सीखने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस ग्रामर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. उसी को हमने आज समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन होती है उसमें प्रोनाउंस के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं. इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस को हम लोग समझेंगे और कैसे कॉन्सेप्ट के साथ कि किस क्वेश्चन में आपको क्या एरर मार्क करना है और वही एरर क्यों मार्क करना है उसका रीज़न भी हम लोग समझेंगे. क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे सिर्फ आंसर का पता होना सफिशिएंट नहीं है. आपने जो आंसर दिया वही क्यों होगा, बाकी आंसर क्यों नहीं होंगे, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तभी आपकी पढ़ाई का जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका सही और सटीक आपको अंदाज़ा लग पाएगा. तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है. तो प्रोनाउन आप लोग हिंदी में जानते हो कि हिंदी में से कहा जाता है सर्वनाम. ये काम क्या करता है, तो ये नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है. तो आप कह दोगे रिप्लेसेस अ नाउन. क्या कहोगे इसे आप? रिप्लेसेस अ नाउन. जो नाउन की जगह आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन. क्या कहा जाएगा उन्हें भाई? प्रोनाउन कहा जाता है. प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोनाउन 9 टाइप्स के होते हैं, है ना. कितने टाइप के होते हैं भाई? तो आप कह दोगे 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, 9 टाइप्स. ठीक है. इन 9 में से जो जो इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. बाकी के अदर जो प्रोनाउन है वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे वही हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझेंगे कि यहाँ कौन सा प्रोनाउन लगा है और किस तरीके से यूज हुआ है. ठीक है. तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ. सारे नहीं बताता हूँ, जो जरूरी जरूरी ना उनको हम समझते हैं. सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन. जो किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, पर्सन को रिलेट करते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. अब पर्सनल प्रोनाउन जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, आई होता है, मी होता है, माई होता है ना, माइन होता है, और क्या होता है, माई सेल्फ होता है. ऐसे बनते हैं, ऐसे सारे बनते हैं ना. आपको पता होगा आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही शी इट दे, ये सारे होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन में देखो ये जो होता है ना, इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, इसे कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, और इसे कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या कहा जाएगा इसे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर आप इसे कह सकते हो एम्फेटिक प्रोनाउन. इन सभी के यूज को हम लोग प्रैक्टिस के साथ समझेंगे. बस अभी आप क्या समझ लो कि पर्सनल प्रोनाउन में कि देखो अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में वर्ब के पहले जो लिखा होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्टिव केस. कौन सा होना चाहिए भाई? सब्जेक्टिव केस. वर्ब के बाद जो लिखा होता है, तो वर्ब के बाद आपका कौन सा केस आना चाहिए, तो वर्ब के बाद आना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव केस, है ना. वर्ब के पहले सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है. मान लो किसी सेंटेंस में अगर आपको लिखी मिल जाए कोई प्रीपोजिशन, क्या लिखी मिल जाए भाई? प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस. प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा. इसका आपको ध्यान रखना है. पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन. इंडेफिनेट प्रोनाउन भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है. अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ समझ लो कैसे लिखा जाता है. तो आपके सामने एक वर्ड होता है एवरी. क्या लिखा होगा? एवरी. एवरी नहीं तो लिखा हो सकता है सम. सम नहीं तो लिखा हो सकता है एनी. और एनी नहीं तो क्या लिखा होगा? नो. और इनके साथ आप सफिक्स करते हो, मतलब इनके साथ जब आप जोड़ देते हो, क्या जोड़ते हो, तो आप जोड़ते हो या तो बडी. क्या जोड़ते हो? बडी. और बडी नहीं तो क्या जोड़ दोगे? वन. तो वर्ड बनेगा एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन. प्लस इनके साथ कभी कभी हम लोग सफिक्स कर देते थिंग. क्या सफिक्स कर देते हैं? थिंग. तो वर्ड बनेगा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग. ये सारे होते सिंगुलर, इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक. ये दो हो गए. अगला आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन आएगा आपके पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब समझ रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. एक ये होता है. और एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है वो आपका? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने के लिए यूज आता है. दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. ये अपने से पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन को नेक्स्ट क्लॉज से रिलेट करता है. और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे देखो हम किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, तो या तो इस्तेमाल करेंगे हु का नहीं तो विच का, और विच का नहीं तो दैट का. ये इनके केसेस. जैसे हु सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम भी आता है, इसका पॉजेसिव केस हुज भी आता है. तो इनके केसेस का भी यूज करेंगे, हम लोग डिटेल में समझेंगे. देखो लाइब्रेरी में बैठने वाले जो स्टूडेंट है और घर पे मोबाइल से जो स्टडी करे, उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स लेके बैठे, अपनी कॉपी लेके बैठे, अपने कॉन्सेप्ट को समझे, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें. पेन कॉपी लेके बैठे और पढ़ाई करें. दिखावा मत करो. दिखावे से सिलेक्शन नहीं होगा. अगर आपको सिलेक्शन चाहिए
तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी, अपने आप को सेटिस्फाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने टॉपिक कवर कर रखा है वो एक बार टॉपिक कवर करो और फिर ये आप पूरी क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करो। खुद से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे बताने से पहले। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो बिल्कुल पढ़ लो एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो ये प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस नहीं बन रही, मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। या तो आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, या पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई ना करते हो, पढ़ने का सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो इन चीज़ों का में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से अपने आप को लेके आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। देखो यहाँ देखो, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरर डिटेक्शन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है इट वॉज हिम। मैंने आप लोगों को ये बताया कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आपके सामने आ जाती इट के बाद, इट के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आ जाती है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्या होता है, जैसे आपके सामने लिखा आ गया इज एम आर, क्या लिखा आ गया इज एम आर, इज एम आर नहीं तो लिखा जाए वॉज वर, क्या लिखा जाए वॉज वर लिखा जाए। या तो फिर आपके पास कोई भी नॉन एक्शन वर्ब आ जाती है। कौन सी वर्ब आ जाती है, नॉन एक्शन वर्ब आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो आ रहा है, देखो हम लोग समझते सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। लेकिन अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस। और हिम सब्जेक्टिव केस नहीं, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो मुझे इसका सब्जेक्टिव केस क्या लिखना पड़ेगा, ही। क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यही आपका आ जाएगा कि ए पार्ट में एरर है। और क्या एरर है, तो यहाँ हिम नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही आना चाहिए था। आगे देख लेते हैं। ही हु हैड सीन माई हाउस ऑन फायर एंड यू आर आस्किंग मी टू फॉरगिव हिम फॉर द व्हाट ही हैड डन। ठीक है, उसने जो किया उसके लिए तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं। नेक्स्ट है अगला, देखो वन मस्ट नॉट। देखो एक वन का यूज यहाँ समझ लो कि वन का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो वन का यूज किया जाता है नॉर्मली, नॉर्मली मतलब इसे हम कह देंगे जनरल सेंस में। और जब हम वन का यूज जनरल सेंस में करते हैं तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। डायरेक्ट ये सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये मैं क्लास में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा या कहीं आपने बुक भी पढ़ी होगी तो उसमें चीज़ें लिखी होगी। इसी के हिसाब से आपको अगर देखो ध्यान दो कि इसके बाद अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो वन के लिए सब्जेक्टिव केस वन होगा, ऑब्जेक्टिव केस वन होगा, और पॉजेसिव केस अगर आपको लगाना है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफेस मतलब वंस होगा। अगर इसका यूज करते हो आप स्पेसिफिक सेंस में, कैसे करते हो, स्पेसिफिक सेंस में किसी चीज में से अगर आपको एक बताना हो, किसी चीज में से अगर आपको एक बताना तो इस टाइप से लिखा हो कि वन, वन के बाद लिखा होगा ऑफ, और ऑफ के बाद जिसमें से भी आपको एक बताना है वो लिखा होगा। और ये जो भी होगा ये लिखा होगा प्लूरल। कैसा लिखा होगा, प्लूरल, क्योंकि ज्यादा होगा तभी तो आप एक बता पाओगे। और ज्यादा में से आपने निकाला कितना है, एक निकाला है। तो एक निकालने की वजह से इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद जब आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो वो इस प्लूरल के हिसाब से लगेगा। मतलब आपने कहा वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, तो लड़के के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा ही। आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो हिम, और लड़के के हिसाब से अगर आपको पॉजिटिव केस लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, हिज। मान लो अगर आपने लड़कियों में से एक निकाला है तो लड़कियों के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शी नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा हर नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा हर। मान लो आपने कार, आपने कहा वन ऑफ कार, वन ऑफ कार्स, तो वन ऑफ कार्स अगर आप बता रहे हो कि कार्स में से एक अगर आप बता रहे हो तो इट का इस्तेमाल होगा, इट या फिर इट्स। मतलब अगर आप मैस्कुलिन जेंडर यूज करो तो ही का यूज होगा, फेमिनाइन जेंडर यूज करो तो शी का यूज होगा, और अगर आप कोई भी न्यूट्रल जेंडर यूज करो तो इट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो वन मस्ट नॉट बूस्ट हिज, तो हिज नहीं आना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि देखो वन के बाद डायरेक्ट आपने वर्ब का यूज कर दिया, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और सिलेक्शन नहीं हो रहा मतलब आप कह दो ये जनरल सेंस है, और जनरल सेंस की ही वजह से हम ये कहेंगे वन मस्ट नॉट बूस्ट हिज नहीं आना चाहिए। हमें अगर पॉजिटिव केस लगाना है तो सरकार यहाँ हिज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वंस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वंस आएगा। तो सेंटेंस होगा वन मस्ट नॉट बूस्ट of one's own success because it makes one not only complacent but also lax and careless, है ना। ये आपको लापरवाह कर देता है। खुद की सक्सेस के ऊपर जो लोग ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है अगला, देखते हैं हम लोग। He answered more questions than me so he must be rewarded some prizes। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ क्या आंसर आपका होना चाहिए, क्या टिक करोगे यहाँ पे आंसर। तो देखो यहाँ देखते हैं हम लोग। ही आंसर्ड, यहाँ देखो ये आपका सब्जेक्टिव केस हुआ, वर्ब से पहले लिखा है ना, ये वर्ब है तो वर्ब से पहले लिखा मतलब सब्जेक्टिव केस। मोर क्वेश्चंस देन, तो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कंपैरिजन। और आप एक बात जानते हो कि कंपैरिजन एक जैसी चीज़ों में होता है, तुलना जो होगी वो किस में होगी, एक जैसी चीज़ों में। क्या आपकी
लंबाई का कंपैरिजन किसी के वेट से हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपकी हाइट है तो हाइट से कंपैरिजन होगा, और वेट है तो वेट से कंपैरिजन होगा। तो इसी टाइप से आपको समझना है कि देखो मैं कंपैरिजन जो करा रहा हूँ वो सब्जेक्टिव केस है, तो जिसका कंपैरिजन कराऊंगा वो भी कौन से केस में लिखा होना चाहिए भाई? सब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। और सब्जेक्टिव केस में मी नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? आई। क्या आता है? आई। देखो जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ चुके हो, एक बार अगर उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मैं उनसे बार बार वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझो, और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओ। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं, डायरेक्ट किसी का प्रैक्टिस वीडियो है, डायरेक्ट प्रैक्टिस वीडियो देखना स्टार्ट किया, बेसिक का तुम्हें नॉलेज है नहीं, तुम सिर्फ अपना टाइम पास कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले बेसिक से चीज़ों को समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, है ना। आप डायरेक्ट सोचो ना कि ये, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बेसिक एग्जाम में नहीं आता है। पर जब तक आपको टॉपिक का नॉलेज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगे, तब तक आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ देखने जैसा होगा। क्या आपने एक देखा है शाहरुख खान की एक मूवी आपको पसंद बहुत है, आप देखा है हो, तो क्या एक बात बताओ, शाहरुख खान की मूवी देख लोगे तो शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करने लग जाओगे क्या? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक से चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस लगेगी। तो पहले आप बेसिक से चीज़ों को समझो, फिर इसको बनाओ तो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ दिस लगेज आर माइन, इनमें से कोई सा भी लगेज मेरा नहीं है, कोई सा भी नहीं। नन की अगर आप बात करते हो तो देखो, जब हम दो में से किसी चीज को मना करते हैं, है ना, दो में से मुझे कुछ नहीं बताना, मतलब जीरो बताना है मुझे आउट ऑफ टू, जीरो बताना मुझे, क्या बताना है? जीरो आउट ऑफ टू। दो में से जीरो बताना तो मैं नाइदर का यूज करूंगा। लेकिन जब दो से ज्यादा, है ना, मोर देन टू हो जाए, और उसमें से क्या बताना हो मुझे? जीरो। दो से ज्यादा में से अगर मुझे जीरो बताना हो तो मैं इस्तेमाल करूंगा किसका? नन का। तो दो से ज्यादा में से जीरो बता रहे तो हमने नन का यूज किया। नन का यूज कब होगा? जब दो से ज्यादा में से कितना सिलेक्ट किया हो? जीरो। तो हमने सिलेक्ट कितना किया है? जीरो। और अगर ग्रामेटिकली बात करें तो जीरो और वन जो होते हैं वो सिंगुलर काउंट होते हैं, है ना। वन, मोर देन वन जो होंगे ना वो प्लूरल होंगे, लेकिन जीरो और वन जो होते हैं ना वो सिंगुलर काउंट होते हैं। तो आप ये कहो इस लगेज में से कोई सा भी नहीं, मतलब जीरो की बात हो रही है और जीरो की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, तो इसी के हिसाब से आने वाली जो वर्ब होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और आर तो प्लूरल वर्ब है हम जानते हैं, और आर का अगर सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर क्या होगा? इज। तो सेंटेंस होगा नन ऑफ दिस लगेज इज माइन सो यू हैड बेटर आस्क समवन एल्स रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में किसी और से जाके पूछो, ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। हु डिड यू बीट यस्टरडे मॉर्निंग ऑन द वे टू योर स्कूल। यहाँ एक बात समझ लो, यहाँ एक बात समझो, हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब आस्क समथिंग और समवन, किसी से जब पूछने की बात हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आते हैं। इसमें भी एक बात होती है कि जब आपको किसी व्यक्ति के लिए बात करना है तो आप इस्तेमाल करोगे या तो हु का, और हु का नहीं तो किसका इस्तेमाल करोगे? हुम का। या तो हु का इस्तेमाल करते हो या तो हुम का। हु का जो यूज होता है एज ए सब्जेक्टिव केस होता है, और सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है मतलब इसके बाद वर्ब होगी और इसके बाद क्या लिखा होगा आपका? ऑब्जेक्ट लिखा होगा। क्लियर है इतनी बात? होम का जब यूज करते तो ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब इसके बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखा मिलेगा और इस सब्जेक्ट के बाद आपको कोई ना कोई वर्ब लिखी मिलेगी। होम का जब भी हम यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस को बताता है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस को बता रहा है मतलब इसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगी? वर्ब। हु जो होता है वो बताते हैं सब्जेक्टिव केस को, मतलब इसके बाद वर्ब होगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है ना। हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब क्या होगा? कौन। और हुम का मतलब होता है किससे, हुम का मतलब क्या होगा? किससे होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे हु डिड यू बीट, तो यहाँ देखोगे ना यू लिखा है, और यू कहाँ लिखा है? वर्ब से पहले। कहाँ लिखा है भाई? वर्ब से पहले। और वर्ब से पहले लिखा मतलब कौन सा केस है ये? सब्जेक्टिव केस। तो मैं कह रहा हूँ आपका सब्जेक्टिव केस अवेलेबल है, वर्ब अवेलेबल है, मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई? हुम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हुम। तो आप ये करेक्शन कर लोगे कि यहाँ हु नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हुम आना चाहिए। देखो मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, फिर भी आपको बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। एक बार आप वीडियो देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने नहीं भी बेसिक देखना है तब भी वो एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे किस लेवल तक का कॉन्सेप्ट समझना है, किस लेवल तक का मुझे अपना प्रोनाउन टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला वीडियो। नेक्स्ट है आई हैव अवेल्ड ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, एक बात समझ लो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जो मुझे आंसर दे व्हाट का, और व्हाट का नहीं तो जो आंसर दे मुझे किसका? होम का। जो व्हाट या होम का आंसर दे ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, जबकि ये कंपलसरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। और अगर ये नहीं लिखा है तो आपको इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर। क्या लगाकर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ड के लास्ट में,
किसी भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ सफिक्स करने से लगते हैं। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो उसके लास्ट में आपको क्या सफिक्स करना पड़ेगा, तो सफिक्स करना पड़ेगा सेल्फ्स। क्या सफिक्स करना पड़ेगा भाई, सेल्फ्स। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ लिखे एक वर्ब, कौन सी वर्ब लिखी, अवेल। क्या लिखिए भाई, अवेल लिखिए। तो अवेल एक कैसी वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ये आ गया आपका प्रीपोजिशन। क्या गया है, प्रीपोजिशन। और अगर ये प्रीपोजिशन आ गया तो मुझे यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाओगे, तो बनाओगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब रिफ्लेक्शन किसका होता है, तो सब्जेक्ट का, मतलब ये जो आई लिखा है ना, इस आई से ही आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और क्या बनेगा, तो यहाँ पे लगेगा आई का माई सेल्फ। क्या लगेगा यहाँ पे, आई का माई सेल्फ। मतलब यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग था, और कौन सा वर्ड मिसिंग था, माई सेल्फ मिसिंग था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। थोड़ी सी आपको अपनी स्टडी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको देखो वो कंटेंट में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें आपको बहुत मजा आने लगे, है ना। देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेन्युइन प्रैक्टिस करें। आपकी स्टडी जेन्युइन है तो आपकी प्रैक्टिस भी जेन्युइन ही होना चाहिए, उस लेवल तक ही होना चाहिए। मैं आपको वो बातें जो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें आ रही वही बताऊँ, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाए, तो ऐसी प्रैक्टिस का भी क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझो थोड़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इससे पहले अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो इस लेवल का पढ़ो, तभी आपका पढ़ना सक्सेसफुल रहेगा, वरना पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकल पाएगा। देखो शी प्राइड्स, यहाँ पे अगेन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्राइड जो लिखा है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हम शी से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा हरसेल्फ। क्या बन जाएगा यहाँ पे, हरसेल्फ बन जाएगा। तो सेंटेंस होगा शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स इवन इन द लीस्ट। ठीक है, किसी भी कंडीशन में मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है। नेक्स्ट अगला देखो, नन ऑफ द टू बॉयज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब दो में से आपको कोई नहीं बताना हो, दो में से आपको कोई नहीं बताना है तो वहां नन का यूज नहीं होता है। नन का यूज कब होगा, जब दो से ज्यादा में से कोई नहीं बताना हो। जब दो में से कोई नहीं बताना है तो वह नन का यूज नहीं होता, वहां यूज किसका होता है, नाइदर का। किसका यूज होता है भाई, नाइदर का। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज। अब देखो आप क्या बता रहे हो, दो में से जीरो, और जीरो बता रहे हो मतलब सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है, बेशक इसमें कोई गलती नहीं है। वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम। ठीक है, इस सेंटेंस में अब कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब दो की बात हो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइदर का, लेकिन जब दो से ज्यादा की बात हो तब हम नाइदर का यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा किसका, नन का। तो सेंटेंस होगा नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज मैरिड। अब यहाँ इज क्यों आया, ये आपको पता ही है कि तीन बहनों में से अगर मैं कोई नहीं बता रहा हूँ मतलब सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। सेंटेंस होगा none of the three sisters is married and it is nothing short of an unbearable burden for him। उसके लिए एक बोझ के समान है ये, है ना। नेक्स्ट है, it is you and I who are to blame for this accident। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम जब पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का क्या करते हैं भाई, अरेंजमेंट करते हैं। तो इस अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से होता है। अगर आपका कोई भी काम है, कोई भी काम है, अगर आपका पॉजिटिव एक्ट है या फिर आपका गुड एक्ट है, अच्छा काम है, तो अच्छे काम के लिए पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन और फिर आता है फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर आपका बैड एक्ट है, कैसा एक्ट है आपका, बैड एक्ट है, मतलब नेगेटिव एक्ट है, तो नेगेटिव एक्ट में पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर कौन सा आता है, थर्ड पर्सन आता है। इसका ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, चेंज होता है ना। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, तो इसका भी अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। तो फर्स्ट पर्सन होगा या तो आई या तो वी, ये स्पीकर होते हैं बोलने वाले। तो बोलने वाला या तो मैं हूं और मेरे साथ अगर आप भी साथ में बोल रहे हो तो क्या होगा, या तो मैं, और मैं नहीं तो हम। अच्छा मैं बोल रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो, है ना, मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, तो आप सुन रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, तो आप कहलाओगे लिसनर। क्या कहलाओगे आप, लिसनर। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा किससे, यू से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से। इसके बाद एक और आता है थर्ड पर्सन। हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को कहा जाता है नॉन एक्टिव पर्सन। कन्वर्सेशन में मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हम इंग्लिश टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव में कौन होता है, तो नॉन एक्टिव अगर आप लड़के की बात करते हो तो ही, लड़की की बात करो तो शी, किसी वस्तु की बात करो तो इट, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो एक से ज्यादा की बात करो तो किसका यूज होता है, दे का। ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। पूरा टॉपिक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, है ना। अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आपको लगता है कि हमें पूरा प्रोनाउन पढ़ना है, पूरी ग्रामर पढ़ना है, तो मैं आपको वो भी पूरी पढ़ाऊंगा। पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ देखो, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम। ब्लेम किया है मतलब आपने कोई ना कोई तो गलती की होगी, मतलब आपका एक्ट बैड एक्ट होगा,
बेड एक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन आगे होना चाहिए, मतलब आई और वी में से कुछ एक आगे होगा, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा आई। उसके बाद क्या आना चाहिए, तो बेड एक्ट में फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो हमारे पास देखो ये सेकंड पर्सन है, थर्ड तो है ही नहीं, तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसे करेक्ट करके हमें लिखना पड़ेगा आई एंड यू। क्या लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, आई एंड यू, हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई सेल्फ एंड राजकुमार। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हो, है ना, माई सेल्फ इज राहुल, इस टाइप से अगर आप इंट्रोडक्शन देते हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो होता है एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है। एज अ ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद, ये सेंटेंस के स्टार्ट में कभी भी नहीं आ सकता। ये गलत है, ये अन्याय है, ये पाप है, और तुम इस पाप से बच जाओ। यहाँ पे आपको चाहिए अगर सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब से पहले अगर आप यूज करो तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है ना। वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। और ये सब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। अब एक बात और समझो, यहाँ देखो मैंने अगर अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आप अरेंजमेंट करें और गुड एक्ट है तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड, फिर फर्स्ट। तो मान लो अगर सेकंड नहीं है तो पहले कौन आएगा, थर्ड, फिर कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। मान लो अगर आपके पास थर्ड पर्सन नहीं है तो पहले सेकंड आएगा, फिर कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो आपका एक्ट कैसा है ये भी समझ लो। क्यों समझ लो, क्योंकि राजकुमार तो कोई लड़का है, मतलब ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। ये आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और ये कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। पहली बात तो माई सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। फिर हम लोग देखते हैं हैव बीन फ्रेंड्स, हम लोग क्या अच्छे दोस्त हैं। दोस्त होना कोई बुरी बात है क्या, नहीं। ये एक्ट कैसा है आपका, गुड एक्ट। और अगर ये गुड एक्ट है तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे आई एंड राजकुमार भी नहीं लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए राजकुमार एंड आई। क्या लिखा होना चाहिए भाई यहाँ पर, राजकुमार एंड आई। अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा। आपको है ना ये शीट के लिए आपको पेपर लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है और इन चीज़ों को समझना है ना। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखो, कथा तो ना सुना रहा हूँ मैं, भागवत जी कर रहा हूँ क्या। अगर ऐसे ही तो मैं फोन पे का क्यूआर कोड डाल देता हूँ, उसमें डालते रहना, दक्षिणा देते हो ना कथा सुनने जाते हो। तो अगर कथा सुनना तो ऐसा बताओ फिर, है ना। तो आप क्या करो, आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हो तो उस लेवल के आप अपने हथियार भी तैयार लेके चलो, ठीक है। सिर्फ देखने से और अपना पसंदीदा जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती है। एग्जाम क्वालिफाई होती है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उस लेवल से उन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपकी एग्जाम क्वालिफाई होगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप उस लेवल तक नहीं जाते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। शब्द तुम्हें कड़वे जरूर लगेंगे लेकिन सच यही है, इसे जितना जल्दी मान लोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्लुएंसर्स से बचो, जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मोटिवेशन है, मोटिवेशन से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। तुम्हारी भलाई होगी सेल्फ स्टडी से, खुद के पढ़ने से। पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। ये मैं बहुत सारे बच्चों को देख के आपको रिव्यू दे रहा हूँ। जो बच्चे लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं खास तौर पे उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाई पे फोकस करें, सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, जो तुम्हें पसंद आ रहा है उस पर फोकस ना करें। नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शाउटिंग ईच अदर। देखो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता दूंगा बेसिक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है ईच अदर। ईच अदर का इस्तेमाल किया जाता है एट अ टाइम, जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर होगा। और एट अ टाइम अगर दो से ज्यादा की बात हो जाए तो वहां आपको लिखना पड़ेगा वन अनदर, है ना। ईच अदर मतलब दो लोगों के लिए, और दो से ज्यादा की जब बात हो जाए एट अ टाइम, एक बार में दो से ज्यादा की बात हो तो वहां क्या लगाएंगे हम, वन अनदर लगाएंगे। तो ऑल द मेंबर्स, तो ऑल द मेंबर्स तो दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं और 5000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो कितने भी हो सकते हैं अगर मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं ईच अदर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसे दो से ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा। और दो से ज्यादा कंसिडर करने की वजह से मुझे ईच अदर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी भाई यहाँ पर, वन अनदर की। देखो आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, फर्क इससे नहीं पड़ता है। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो क्यों रिप्लेस करो, किस वजह से रिप्लेस करो, रिप्लेस होके क्या आएगा, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यहाँ अगर आप आंसर देखो तो आपका आंसर तो सी है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा ना सी टिक करना है, मुझे तो ये पता करना है कि जो लिखा है वो क्यों गलत है और जो लगा रहे वही क्यों सही है। तो ये उसके रीजन भी समझते जाओ। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट आपके पास जो लिखा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, तो अपने से पहले जो भी लिखा हुआ सब्जेक्ट है ना, अपने से पहले लिखा हुआ जो भी इंटेसिडेंट है, इसे इंटेसिडेंट कहा जाता है। इंटेसिडेंट मतलब पहले आने वाला, है ना। इंटेसिडेंट मतलब क्या हुआ, पहले आने वाला। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि अपने से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा है उसी के बारे में बताते हैं। मतलब अब जो जानकारी लिखी है वो ग्रेटेस्ट जजेस के बारे में लिखी होगी।
डेनियल क्या है, एक बहुत अच्छा जज है ना, ग्रेट जज है, जो कि एवर लिव्ड, जो अभी तक हुए हैं उन सब में से। तो हम जो अभी तक हुए उन सारे जज के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ लिखा जजेस, और जजेस कहना कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए इसी के हिसाब से यहाँ पे आने वाली वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब हैज नहीं होगी, प्लूरल वर्ब कौन सी हो जाएगी आपकी, हैव। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, हैव लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि जब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब आ जाए तो इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। इतनी बात तो आपको आना चाहिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाऊँ, वहाँ मैंने समझा दिया। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ऑफ हिज स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, द चेयरमैन। ये देखो एम ई एन मैन चेयरमैन लिखा है ना, ये एम ई एन मैन लिखा है ना, तो ये प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, ये प्लूरल बनेगा, इसका ध्यान रखना। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विथ सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स टू गिव इट्स सजेशंस। देखो क्या किए, जो चेयरमैन थे पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जो भारत सरकार को उपक्रम बैंकों के ऊपर लिखा है वो है ना, पीएसबी। तो उनके जो चेयरमैन, तो चेयरमैन कितने मिले, एक है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा मिले। किससे मिले, आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल से। और क्या क्या उन्होंने सजेशन दिए, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या क्या उन्होंने सजेशन दिए, एक ने नहीं दिए, उन्होंने, जितने आए थे उन सब ने सजेशन दिए। तो हम यहाँ बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन के हिसाब से तो प्रोनाउन लगाओगे ना, और इट्स तो न्यूट्रल जेंडर वैसे भी, और चेयरमैन कहना प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आपको यहाँ पे इट्स की तो जरूरत है ही नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयर सजेशंस। क्या कहना पड़ेगा, गिव देयर सजेशन, उन्होंने अपने सजेशन दिए, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, देयर सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन द न्यू पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। उसके कितने लड़कों में से, 3 लड़कों में से, कितने में से, 3 में से। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब 2 की बात हो तो नाइदर का यूज होगा, लेकिन जब बात 2 से ज्यादा हो जाए, बात आपके हाथ से निकल जाए, हद से आगे बढ़ जाए ना, तो वहां आप नाइदर नहीं लगा सकते, वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, नन लिखना पड़ेगा। और नन सिंगुलर ही हो इसलिए हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होगी, ये तो सही है, पर नाइदर का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा भाई, नन का यूज होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, वन शुड मेक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि वन का यूज जब डायरेक्ट इसके बाद वर्ब हो जाए तो ये यूज जनरल सेंस में होता है, और जनरल सेंस में वन के लिए सब्जेक्टिव केस वन, ऑब्जेक्टिव केस वन, और पॉजेसिव केस वंस लगता है। देखते हैं क्या लगता है आगे। वन शुड मेक हिज, तो ये पॉजेसिव केस लिखा, हिज कैसे आ सकता है, हिज का इस्तेमाल तो जब आप स्पेसिफिक सेंस में करते हो, जब किसी का सिलेक्शन करते हो तब। तो यहाँ तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, यहाँ हर एक के बारे में बात हो रही है, तो वन ही लिखेंगे। और नाउन का अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। और सेंटेंस क्या बनेगा, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इतनी बात। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई जरा, नेक्स्ट है, डिमांड्स फॉर डीजल कार्स विच हैज बिन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना। डिमांड जो है डीजल कार की अभी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो किसकी डिमांड बढ़ी है, डीजल कारों की। किसकी, डीजल कारों की। तो ये लिखा क्या है, प्लूरल है। यहाँ देखो ये विच जो लिखा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। डीजल कारें हैं तो कारें तो नॉन लिविंग है ही, विच लिखा हो रिलेटिव प्रोनाउन सही है, लेकिन कारें एक से ज़्यादा हो रही, प्लूरल हो रही, तो मुझे यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है ना वो भी प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। और हैज़ प्लूरल वर्ब नहीं होती, हैज़ का प्लूरल क्या होता है, हैव। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैव। सेंटेंस बनेगा, डिमांड्स ऑफ डीजल कार्स विच हैव बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स may dip as the government is increasing the price of the fuel bringing it closer to that of petrol। मतलब जब गवर्नमेंट क्या करेगी, डीजल के पेट्रोल को, डीजल के रेट को पेट्रोल तक ले जाएगी, तो कारों की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम कारों के बारे में बात करें इसलिए वर्ब का यूज भी प्लूरल ही होगा, क्योंकि कारें एक से ज्यादा हो रही, प्लूरल है। नेक्स्ट अगला देखो, देम वर वेरी डिसिप्लिन। देम कैसे आ सकता है भाई, देखो दे होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है भाई, दे सब्जेक्टिव केस। और अगर वर्ब लिखे तो वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और वर्ब के बाद अगर लिखना हो तो वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अब एक बात समझो, ये लिखी वर्ब, क्या लिखी भाई, वर्ब। तो वर्ब से पहले मुझे किस केस की जरूरत है, तो आप कह दोगे सब्जेक्टिव केस। और अगर सब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो आप देम कैसे लगा सकते हो, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दे। क्या लिखना पड़ेगा आपको, दे लिखना पड़ेगा। यहाँ देम नहीं आ सकता, यहाँ आपको दे आना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस होगा, दे वर वेरी डिसिप्लिन एंड क्वाइट व्हेन द न्यू टीचर इंटर द क्लासरूम। क्लियर है।
नेक्स्ट देखें हम लोग, ये 20 क्वेश्चन तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखो। किसी क्वेश्चन में फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेशक कमेंट करो। कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एज इट इज मिल जाएगी, सॉल्व पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट है द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर। ये अभी मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल जब दो लोगों की बात हो, कितनी बहन है, दो बहन है, तो दो लोगों की जब बात हो तो वन अनदर का यूज नहीं होता है। दो लोगों के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं, ईच अदर का। किसका यूज करेंगे हम, ईच अदर का। तो यहाँ ईच अदर आना चाहिए और सेंटेंस होगा द टू सिस्टर शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड द इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्म एन इंक्वायरी कमिटी हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, थोड़ा सोच के बताओ। तो यहां अगर हम देखेंगे ना, द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्म एन इंक्वायरी कमिटी। क्या बनाई उन्होंने, इंक्वायरी कमिटी बनाई। हु विल, अब बताओ कमिटी लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आप कह दोगे सर कमिटी तो ग्रुप को बताता है ना। ये आपका बनता जो है, ये जो कमिटी बना ये आपका बनेगा कलेक्टिव नाउन, और ये आप रिप्रेजेंट करोगे कि ग्रुप है ना, वो मेंबर्स होंगे वो लिविंग है, लेकिन आपने जो समूह को नाम दिया तो वो तो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए हु का यूज नहीं होता, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किसका होगा, विच का। किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, विच का। तो सेंटेंस होगा द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्म एन इंक्वायरी कमिटी विच विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर सेइंग दैट आई ही एंड यू विल प्ले टुगेदर फॉर इंडिया। हम इंडिया के लिए एक साथ खेलेंगे। तो इंडिया के लिए एक साथ खेलना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप कह दोगे सर ये तो गुड एक्ट हुआ, पॉजिटिव एक्ट हो गया। और गुड एक्ट की जब हम बात करते हैं तो गुड एक्ट या पॉजिटिव एक्ट में पहले आपका आता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद क्या आता है आपका फर्स्ट पर्सन। तो हम यही मैच कराएंगे। क्या बताओ पहले सेकंड पर्सन लिखा है क्या, नहीं, आई तो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका पहले क्या आना चाहिए, तो पहले आना चाहिए यू। फिर आपका आना चाहिए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन होगा आपका ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन मतलब आई आना चाहिए। इन तीनों को आपको रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, यू ही एंड आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, इट्स अ लॉन्ग वे। इट्स अ लॉन्ग वे, देखो यहाँ पे समझो, ये जो इट्स होता है ना, ये बताता है पोजेशन को। किसको बताता है ये, पोजेशन को। एक आपने इट का यूज ऐसे देखा होगा, तो ये जो साइन लिखा ना, ये जो साइन, इस साइन को कहा जाता है रेज्ड कॉमा। क्या कहा जाएगा इसे, रेज्ड कॉमा कहा जाता है। और ये काम करता है कॉन्ट्रैक्शन का। किसका काम करता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, तो ये भी आप समझ लो। इसका मतलब हुआ कि आप किसी वर्ड को शॉर्ट करके लिख रहे हो। जैसे ये जो इट्स लिखा है ना, इसका मतलब हो सकता है इट इज, या तो इसका मतलब हो सकता है इट वॉज, या तो इसका मतलब हो सकता है इट हैज। और ये जो लिखा है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा हो इट्स वर्थ, ठीक है, उसकी कीमत है ना, इट्स वर्थ। हम बताते हैं ना किसी वस्तु की उसकी अपनी कीमत है, इट्स वर्थ हुआ, ठीक है। तो ये बताता है आपका पोजेशन। क्या बताता है, आपका पोजेशन बताता है। तो आप कहोगे इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो आपको यहाँ पे पोजेशन की जरूरत नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा इट इज। क्या किसकी जरूरत है आपको, इट इज अ लॉन्ग टाइम ऐसे कहोगे, या इट वॉज अ लॉन्ग वे, इस टाइप से आप इस्तेमाल करते हो। और इस टाइप से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे रेज्ड कॉमा की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। इसीलिए देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत बारीक सी इसमें एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे डायरेक्ट इट्स लिखा है। अब आप ये समझो कि गलती से हट गया, गलती से नहीं हटाए, वो एरर है और इसी पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इट्स आएगा रेज्ड कॉमा के साथ, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग वे होम सो लेट्स, ये भी लिखा है ना, तो ये भी इसी टाइप से रिप्रेजेंट करता है। लेट्स हैव सम टी हियर ऑन और वी गेट टायर्ड सून, ठीक है, चाय ले लेते हैं तो हम जल्दी थक जाएंगे। नेक्स्ट है आई मस्ट से दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लिखा है आपके पास एवरीवन, क्या लिखा है, एवरीवन। एवरीवन जो होता है ना, वो होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है भाई, इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए देखो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग जब बेसिक पढ़ा है ना, वहीं बताया है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और वन का यूज किया गया हो या बडी का यूज किया, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी या नोबडी लिखा हो। तो जब आपको पर्सनल प्रोनाउन लगाना हो, क्या लगाना हो आपको, पर्सनल प्रोनाउन लगाना हो, तो पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे या तो आप इस्तेमाल करते हो सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पॉजेसिव केस में किसका यूज करोगे, हिज का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, हिज का। तो हम देखते हैं किसकी जरूरत है। यहाँ देखो लिखा है वंस, वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, मतलब ये पॉजेसिव केस है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ अगर मुझे पॉजेसिव केस लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर हिज। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, हिज लगाऊंगा। तो सेंटेंस होगा आई मस्ट से दैट एवरीवन शुड
रिस्पेक्ट हिज टीचर, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द गाइज इज फ्री टू वॉइस देयर ओपिनियन, है ना। गाइज जितने भी लोग हैं उनमें से प्रत्येक के बारे में बता रहे हो, और प्रत्येक मतलब सिंगुलर हुआ तो ये जो वर्ब है आपके पास ये भी सिंगुलर, तो इस सिंगुलर हो ही गया है। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन है ना वो भी सिंगुलर होना चाहिए, पर देयर तो सिंगुलर है ही नहीं। गाइस मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से एक, और उनमें से एक बताना, तो हर एक अपना अपना ओपिनियन बताएगा, तो अपना अपना ओपिनियन बताएगा तो आपको लिखना पड़ेगा हिज ओपिनियन। ईच ऑफ द गाइज इज फ्री टू वॉइस हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द स्टेटस क्यू ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में। इन इंडिया एवरीवन ड्रीम्स, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, तो ये सिंगुलर है। ड्रीम्स टू हैव देयर, अब देखो ना यहाँ समझो, ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है ना, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर, ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है बोलो ना ये कैसा आएगा, अरे बोल भी दो कैसा आएगा, सिंगुलर। अरे शर्मा क्यों रहो, तुम्हारे ही घर में बैठे हो, तुम्हारी ही लाइब्रेरी में बैठे हो, तुम्हारे ही फोन चल रहा है ना, अपने आप में इतनी जोर से आवाज हो ना कि दिल गूंज उठे, ठीक है। जैसे तुम उसके घुंघरू की आवाज सुन के समझ जाते हो ना कि वो आ गई है, तो ऐसे तुम्हारे दिल में आवाज आ जानी चाहिए कि तुम सीख रहे हो। तो यहाँ देखो देयर नहीं आना चाहिए, सिंगुलर के हिसाब से मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा हिज, क्या लिखना पड़ेगा, हिज लिखना पड़ेगा। हिज एंजॉय लाइफ, हिज ऑन कार टू एंजॉय लाइफ टू द फुल। नेक्स्ट है, ही वॉज द मैन whom I thought came to see my father yesterday, ठीक है, he was the man, है ना, whom I thought। अब यहाँ देखो I सब्जेक्ट है और हम लोग जान ही रहे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि who या whom का यूज़ करते हो तो who के बाद verb आती है, who के बाद क्या आती है भाई verb, और whom के बाद क्या आता है सब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट मिसिंग हो ही नहीं सकता, और ये सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट नहीं आएगा। इस बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तब। तो यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। अब अगर ये वर्ब हो गई तो फिर ये क्या काम करेंगे, तो आप कहोगे सर ये भी वर्ब है। अब ये वर्ब किसके लिए है, तो इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। ही वॉज द मैन, यह वही आदमी है, whom I thought, जो मुझे लगता है कि came to see my father yesterday, जो मेरे पिता को कल देखने आया था। मेरे पिता को देखने आने वाला कौन है, ये व्यक्ति, और मैं क्या लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सोच रहा हूँ, तो आप कहोगे सर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इस मैन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये तो आपका सेपरेट हो गया। कई बार बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि जैसे सब्जेक्ट देखा ठोको यहाँ पे हूँ, है ना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती नहीं ठोकना है, रटी हुई चीज़ें लैंग्वेज में काम नहीं देती। लैंग्वेज में मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार की कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, रटोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगी। तो ये वर्ब लिखिए इस मैन के अकॉर्डिंग, और अगर आप डायरेक्ट वर्ब का यूज करो तो फिर हुम कैसे लगाओगे, आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, हु लिखना चाहिए, तो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, यहाँ पे यूज किसका होना चाहिए, हु का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज बीन नरेटेड बाय ओशो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद जो भी लिखा जाएगा ना वो इसके हिसाब से आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और स्टोरीज कहना सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, तो आप कह दोगे गुरुजी ये तो प्लूरल हो गया, और अगर ये प्लूरल हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगी आपको, अरे बोलो ना क्या लिखना पड़ेगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब हैज होगी क्या, नहीं, प्लूरल वर्ब क्या होगी आपकी, हैव होगी, क्या होगी, हैव बीन नरेटेड बाय ओशो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और एक और बात, एक और काम किया करो, जब भी आप कोई प्रैक्टिस वीडियो करते हो या कोई आप टेस्ट लगाते हो ना, तो एक बार में लगाया करो, ये टुकड़े टुकड़े मत लगाया करो कि 10 मिनट अभी, फिर 15 मिनट अभी, फिर बाद में भी। आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा आपके लेवल कितना है और आप किस लेवल पे पढ़ रहे हो। अभी पता चल रहा है आपको, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे सब बनता है, एग्जाम में आ ही नहीं रहे, मतलब ये आप जीरो लेवल पे हो। जिस दिन आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए मतलब आपका कॉम्पिटिटिव का सिलेबस कंप्लीट है, जब तक आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती मतलब कुछ ना कुछ तो आपका मिसिंग है, आपने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो, सीखो और आगे बढ़ो। सनी इज वन ऑफ दोज गाइस, उन लोगों में से एक है ना, दोज गाइस, गाइस कहना अब आपको अगेन समझ में आ रहा हो कि सर गाइस कहना प्लूरल हो रहा है, ठीक है, प्लूरल हो गया। हु रीड्स, अब देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऐसे लिखा हो ना तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और गाइस कहना प्लूरल है, मतलब मुझे वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के लास्ट में एस नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सनी इज वन ऑफ दोज गाइस हु रीड लॉट एंड बिलीव इन कंप्लीट कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है अगला समझते हैं। ये सारी एग्जाम के लिए कंपलसरी है ना, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो उससे भागो मत, किसी सब्जेक्ट से मत भागो, हर सब्जेक्ट को रीड करो, समझो और उसे जोड़ो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको अगर अच्छे लेवल पे जाना है, सब
लेवल अच्छा ही सोचो एक बार कि एक अच्छे लेवल के एग्जाम क्वालिफाई हो। तो चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन करो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप यूपीएससी कर लो, चाहे एमपीपीएससी कर लो, पीएससी कोई सी भी कर लो, चाहे आप पेपर हिंदी में दे रहे हो, पर कल को जाके तो आपको ऑफिशियल बनना ही है ना, वहाँ पे भी तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, लैंग्वेज की जरूरत सभी जगह पड़ती है। मेनली आप एसएससी करो, बैंकिंग करो, स्टेट लेवल की कोई अच्छे ऑफिशियल रैंक की पोस्ट की प्रिपरेशन करो, तो वहाँ इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है और एंसेटर्स, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, नेवर सॉ अ मैच बॉक्स, उन्होंने कभी माचिस नहीं देखी। आपने देखा हो आदि मानव, है ना, पत्थर से पत्थर टकरा के ऐसे चिंगारी निकालते थे, आपने भी बचपन में कभी किया हो तो, कुछ लोगों ने किया होगा, बाकी कुछ लोग तो मोबाइल के बैटरी फूटने की चिंगारी देख रहे हैं। मैच बॉक्स, बट वी यूज दैम डेली, हम इसका डेली इस्तेमाल करते हैं। किसका डेली इस्तेमाल करते हैं? मैच बॉक्स का, माचिस के डिब्बे का। तो माचिस की डिब्बी जो कहना, ये सिंगुलर तो है ही सही, पर सिंगुलर होने के साथ साथ ये क्या है? नॉन लिविंग भी है। क्या है ये? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में सिंगुलर कैटेगरी है, तो सिंगुलर के लिए आप दैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इट का यूज करना पड़ेगा। और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट। देखो ध्यान दो, सब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब के पहले लगाना तो इट होगा, ऑब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब के बाद लगाना है तब भी इट होगा, पॉजेसिव केस मतलब किसी नाउन से पहले अधिकार बताने के लिए आपको लगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इट्स। और इट के साथ अगर वो रेज्ड कॉमा लगा दोगे तो क्या होगा? तो आप बताओगे वो कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्या होगा? वो कॉन्ट्रेक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन हिज स्टडीज। ठीक है, इसमें क्या एरर नजर आ रही है? तो आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प। अब सेंटेंस को पूरा ध्यान से समझ जाओ, ऑल माई फ्रेंड्स इन हिज स्टडीज। तो देखो, मैं किसकी मदद करूंगा? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्तों की, मेरे सभी दोस्तों की। सभी दोस्तों की मतलब सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? तो आप कह दोगे सर प्लूरल हुआ। और अगर ये प्लूरल हुआ तो फिर ये आपका जो पॉजेसिव केस लिखा ये सिंगुलर कैसे हो गया? ये तो ही का, और मुझे अगर सभी के लिए बताना है तो सभी के लिए बताना है तो मुझे दे का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। और दे का पॉजेसिव केस क्या होता है? देयर। तो सेंटेंस होगा आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन देयर स्टडीज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो थोड़ा सा हिंदी रिलेट कर लिया करो, फिर वापस से आया करो। पढ़ना आपको इंग्लिश में ही, पूरा हिंदी में नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट विच, देखो जब भी यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, क्या लिखा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, जैसे आपको सुना होगा आपने, गुड होता है, एक होता है बेटर, और एक क्या होता है आपके पास? बेस्ट होता है। तो ये जो कहलाता है ना, ये एडजेक्टिव है सारे, और ये है आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री, और ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री लगे तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा दैट। क्या लगेगा? दैट। तो सेंटेंस होगा दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर यू, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, मुकेश एंड माई सेल्फ। अगेन मैंने आपको बताया है कि वर्ब से पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको कहना पड़ेगा मुकेश एंड आई, क्योंकि वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और सब्जेक्टिव केस होगा आपका आई होगा। मुकेश एंड आई विल गो टू हिम टू कन्विंस हिम टू मैरी अ विडो हु इज इन लव विथ हिम। नेक्स्ट है, शीला एंड नितिन लव्ड वन अनदर। अगेन कितने लोगों की बात है भाई? दो लोगों की बात है। कितने लोगों की बात है? दो लोगों की। आपको पता है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, और दो लोगों के लिए वन अनदर नहीं आता है, दो लोगों के लिए क्या आता है आपका? ईच अदर। आपको है ना, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर अपना मार्क करना है, आपको अपने मन में उसको रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ईच अदर एंड देयर इज अ रूमर दैट दे बोथ टुगेदर विल सेट अप अ स्कूल। नेक्स्ट है, जिन लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो खुद से हिंदी मीनिंग कर सकते हो, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपकी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट है, आनंद प्रशांत एंड नवीन हेल्प ईच अदर। कितने लोग मदद कर रहे हैं भाई? आनंद कर रहा है प्रशांत की, प्रशांत कर रहा है नवीन की, नवीन कर रहा है आनंद की। हेल्प ईच अदर एंड स्टडी टुगेदर फॉर अपकमिंग बैंक पीयू एग्जाम, है ना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और तीन लोग हैं, तो तीन लोगों के लिए आपको इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा? तो आपको पता ही है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो के लिए ईच अदर आता है, और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर आता है, तो वन अनदर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब देखो आप क्या करो ना, कुछ गधे तो ये भी सोच रहे होंगे कि क्या वन अनदर लिखना पड़ेगा क्या? वहाँ पे ऑप्शन में वन अनदर आएगा क्या? यहाँ समझ लो, वन अनदर नहीं आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द एरर, इस पार्ट में एरर है क्या? तो नाम में तो कोई एरर दिखेगी नहीं। इस पार्ट में एरर है क्या? तो आपको ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहां आपका आंसर मार्क होगा सी, क्योंकि सी पार्ट में गलत लिखा है, सुधारने के लिए कुछ नहीं कहेगा, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट रॉन्ग है और कौन सा राइट है, और राइट है तो क्यों है, और रॉन्ग है तो क्यों है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड लिखा है, और बोर्ड क्या ना मतलब एक पूरा आपने समूह बना लिया, उनका ग्रुप बना लिया, मतलब ये सिंगुलर हो गया है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर देयर होल हार्टेड एफर्ट टू एरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को मिटाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं, किससे, गवर्नमेंट से। अब कौन चाह रहा है ये, तो ये चाह रहा है बोर्ड, क्या चाह रहा है ये, बोर्ड चाह रहा है, और बोर्ड क्या ना सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर लगाना तो इट है, और इट का पॉजिटिव केस लगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इट्स लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इट्स लिखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी प्रॉपरली। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट आता है। अब थर्ड तो है ही नहीं, तो पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट, तो ये सेकंड लिखा है, फर्स्ट लिखा है। अब एक और बात समझो कि जब आपके पास अरेंजमेंट आ जाए, मतलब मोर देन वन, आपके पास मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन हो जाए ना, ये पीपी लिख देता हूँ है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाए, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास आ गया, एक फर्स्ट पर्सन आ गया, एक सेकंड पर्सन आ गया और एक थर्ड पर्सन आ गया, सेंटेंस में इनमें से किसी का भी इस्तेमाल हो। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, कौन आ रहा है आपका, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो और एक से ज़्यादा है ना, तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो आपका जो पॉजेसिव केस बनेगा वो बनेगा आर से। मान लो कि अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है और थर्ड पर्सन आ रहा है, तब आपको सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ करना, और किसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, योर का। मान लो प्लूरल है, एक से ज्यादा, मतलब ही लिखा है, शी लिखा है, इट, कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन बने और एक से ज्यादा है, पर ना तो फर्स्ट पर्सन है ना ही सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, देयर। मतलब ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है ये एक से ज्यादा आ रहा है, मतलब प्लूरल हो गए, तो प्लूरल पॉजेसिव केस में अगर फर्स्ट पर्सन कहीं भी हो, फर्स्ट पे हो चाहे लास्ट पे हो चाहे सेकंड पे हो, कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन है तो आर, सेकंड पर्सन है तो योर, और थर्ड पर्सन है तो देयर होगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन तो अवेलेबल है, यू एंड आई हैव टू डू आर ड्यूटी होगा, नॉट माई ड्यूटी, तो आपको कहना पड़ेगा आर ड्यूटी। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो रहा है, तो प्लूरल के लिए आपको प्लूरल ही पॉजेसिव केस यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला देखो, यू एंड शी हैव डन हर बेस्ट, डन हर बेस्ट कैसे हो सकता है, फर्स्ट पर्सन है नहीं पर है तो ये प्लूरल, फर्स्ट नहीं है तो कौन सा अवेलेबल है, सेकंड, और अगर सेकंड अवेलेबल है तो सेकंड के हिसाब से लगाओ, और सेकंड के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, योर बेस्ट, क्या लिखना पड़ेगा भाई, योर बेस्ट। ये बहुत छोटी छोटी एरर्स है, मिस्टेक्स है, इनका आपको ध्यान रखना है। यू ही एंड शी हैव डन योर बेस्ट इन द इंटरव्यू एंड इट्स श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल पास, ठीक है, कि जितने हैं वो सब पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर, प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक वहाँ पे मजदूर जो है वो सब, है ना, हर एक के बारे में बात करो, आप एक एक के बारे में बता रहे हो, एक एक के बारे में बता रहे हो, मतलब ये सिंगुलर हो गए पूरा का पूरा, मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। एंड से जुड़ने पे प्लूरल जरूर बनता है, पर एवरी वर्कर मतलब प्रत्येक वर्कर और प्रत्येक लीडर, एक एक के बारे में बता रहे हो, एक मतलब सिंगुलर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। ऑफ दिस कंट्री इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट, डू देयर बेस्ट नहीं होगा, देयर बेस्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हिज बेस्ट, क्या आएगा, हिज बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, इस देश के लिए, अच्छे के लिए, और क्या अच्छा करेंगे। नेक्स्ट है, यू मस्ट नो दैट हिज हाउस इज बाय फॉर बेटर देन यूर, ठीक है, कि उसका घर तुम्हारे से अच्छा है, तो तुम्हारे क्या, तुम्हारी शक्ल से अच्छा होगा क्या, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपैरिजन लाइक वाइज हो रहा है, मतलब अगर आप उसके घर से कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन अपने घर का करोगे ना, तो अपने घर का कंपैरिजन करने के लिए आपको योर नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा दैट ऑफ योर, क्या लिखना पड़ेगा भाई, दैट ऑफ योर। और जब इसके बाद नाउन नहीं लिखा तो योर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, योर्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, योर्स। तो सेंटेंस होगा, यू मस्ट नो दैट हिज हाउस इज फार बेटर देन दैट ऑफ योर, जो कि तुम्हारा है, तो जो कि मतलब तुम्हारा क्या, घर, तुम्हारे घर से उसका घर काफी गुना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो मैटर हाउ क्रिटिकल द कंडीशन वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ देखो, नो मैटर हाउ क्रिटिकल द कंडीशन इज, यहाँ लिखा है वन, क्या लिखा है, वन लिखा है, वन के बाद डायरेक्ट अगर वर्ब लिखे मतलब जनरल सेंस है, और जनरल सेंस में अगर आपको इसका पॉजिटिव केस बनाना पड़ जाए, क्या बनाना पड़ जाए इसका, पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस बनाना है तो आपको पता है कि नाउन का पॉजिटिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस से बनता है, तो सेंटेंस होगा, नो मैटर हाउ क्रिटिकल द कंडीशन इज वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमटेंसेस, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि अगर इस प्रैक्टिस को आप पूरा समझ जाओ एक बार, मान लो अगर आपने कहीं से कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, कैसे भी पढ़ लिए, मुझसे पढ़ लिए, कहीं से पढ़ लिए, किसी से भी पढ़ लिए,
एक बार आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया और इतनी प्रैक्टिस अगर आपने पूरी कर ली है तो फिर आपको प्रोनाउन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस है। आप किसी भी एग्जाम में प्रोनाउन के क्वेश्चन को पहचान सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट है द थीफ विच वॉज कॉट। बताओ थीफ जो होगा, थीफ जो होगा क्या वो नॉन लिविंग होगा क्या? नहीं, और नॉन लिविंग नहीं होगा तो नॉन लिविंग के लिए विच लगता है। थीफ तो कोई पर्सन है और पर्सन के लिए या तो हु लगता है या तो क्या लगेगा, हुम। जब बात पर्सन की या तो हु आएगा या तो हुम। अगर इसके बाद वर्ब लिखी है तो हु आ जाएगा, और अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट लिखा है तो हुम आ जाएगा। तो इसके बाद देखो वॉज एक वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, हु। तो सेंटेंस होगा द थीफ हु वॉज कॉट रेड हैंडेड वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड टू डेथ फॉर वॉट ही हैड डन टू द मिनिस्टर्स वाइफ। उसने जो भी किया उसके लिए उसे फांसी दी है। नेक्स्ट है ही हैज़ लॉट ऑल वॉट आई गेव हिम। अब एक बात और समझ लो कि जब आपके पास ऑल लिखा हो, क्या लिखा हो आपके पास, ऑल लिखा हो। ऑल नहीं तो लिखा हो क्या, नन लिखा हो। नन नहीं लिखा है तो आपके सामने फिर लिखा हो सकता है द फ्यू। क्या लिखा हो सकता है भाई, द फ्यू। द फ्यू नहीं तो लिखा हो सकता है द लिटिल। क्या लिखा हो सकता है, द लिटिल। द लिटिल नहीं लिखा है तो द सेम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, द सेम। द सेम नहीं तो क्या लिखा होगा, ओनली। अगर इन शब्दों का सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो ये स्पेसिफिक वर्ड है। क्या है ये, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, किसी चीज़ के स्पेशल होने को बताते हैं, और स्पेसिफिक होने की वजह से इनके बाद जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा लग जाता है, दैट लग जाता है। और अगर यहाँ दैट लग जाता तो ही हैज़ लॉस्ट ऑल, यहाँ पे वॉट की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑल का इस्तेमाल किया है तो आपको लिखना पड़ेगा दैट। क्या लिखना पड़ेगा, दैट। ही हैज़ लॉस्ट ऑल दैट आई गेव हिम, मैंने उसे जो भी दिया था वो सब उसने क्या कर दिया है, गवा दिया है। नेक्स्ट है एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम। अब देखो ये एवरीवन जो लिखा है ना, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होती है। इसके बाद आने वाला जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि देयर तो प्लूरल है, तो देयर अगर प्लूरल है तो आपको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। और सिंगुलर अगर आप लिखोगे तो पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल होगा, हिज का। किसका इस्तेमाल होगा, हिज का। तो सेंटेंस होगा एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। हर व्यक्ति को अपना पूरा नेम, अपना मतलब हर व्यक्ति को सिंगुलर है तो आपको लिखना पड़ेगा हिज। नेक्स्ट द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। कॉलेज ने स्पेशल लेक्चर्स होल्ड किए, लगाए हैं। किसके लिए लगाए हैं, अपने स्टूडेंट के लिए। किसने लगाए हैं, कॉलेज ने। किसने लगाए भाई, कॉलेज। कॉलेज कहना सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, तो आप कह दोगे सर सिंगुलर हुआ। सिंगुलर में भी कॉलेज तो एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो प्लेस का नाम है तो आप कह दोगे सर ये तो नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया, नॉन लिविंग। और सिंगुलर और नॉन लिविंग है, सिंगुलर और नॉन लिविंग है तो सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए क्या आप देयर लगाओगे क्या, नहीं। सिंगुलर है तो या तो हिज आएगा या तो हर आएगा या तो इट्स आएगा, पर क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग होने की वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इट्स। तो सेंटेंस होगा द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट इंग्लिश इनलिटनेट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवरी मैन एंड वुमेन। यह भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि एवरी का इस्तेमाल हो तो हर एक के बारे में अलग अलग बताते कि प्रत्येक पुरुष और महिला शुड वोट फॉर देयर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस नहीं होगा, या तो लड़का है तो हिज कह दो, लड़की है तो क्या कह दो आप, हर। पर प्रायोरिटी ये कहती है कि जब मेल फीमेल में आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे स्टूडेंट है लड़का भी हो सकता है और लड़के भी, तो जो आपको जेंडर डिफाइन नहीं हो तो वहाँ मैस्कुलिन जेंडर को आपको प्रायोरिटी देना है, तो प्रायोरिटी हम यहाँ देंगे हिज को। किसको देंगे, हिज को देंगे। अगला देख लेते हैं एवरीबडी हु वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग मस्ट बी सॉरी फॉर वॉट दे डिड ड्यूरिंग द मीटिंग। एवरीबडी हु वॉज प्रेजेंट, जो भी वहाँ थे, है ना, हु वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग मस्ट बी सॉरी फॉर वॉट दे डिड। दे डिड नहीं, एवरीबडी लिखा है ना, तो एवरीबडी सिंगुलर हुआ, है ना, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको पता है सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे पर्सनल प्रोनाउन वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो व्हाट दे डिड नहीं, व्हाट ही डिड, है ना, जो भी उसने किया उसके लिए उसे क्या कहना पड़ेगा, सॉरी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए होता है, तो वर्ब से पहले आपको चाहिए होता है सब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ पे हिज नहीं लगाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये नहीं आ जाए कि पहले तो हिज लगा रहे थे, अब ही कहाँ से आ गया, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है, वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस दे नहीं हुआ, क्या होगा, ही होगा। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं whomever comes to the class, जो कोई भी क्लास में आएगा। तो देखो ये लिखा है कम्स, ये whom जो लिखा है ना
ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है या आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वर्ब के पहले जब भी आप यूज़ करोगे तो आप हु का इस्तेमाल नहीं, हुम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको यूज़ किसका करना पड़ेगा, हु का। तो सेंटेंस होगा हु एवर कम्स टू द क्लास रूम लेट देन बाय 10 minutes विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास अनलेस ही और शी पेज फाइन। जब तक जो कोई भी क्लास में लेट आएगा 10 मिनट के बाद उसको फाइन भरना पड़ेगी। नेक्स्ट है he claims to have read Milton's all poems who is one of the greatest poets। one of the greatest poet कौन है, मिल्टन है या उसकी पोएम है। एक बार इस सेंटेंस को समझो, मैं इसको समझने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, है ना। एक बार इसको समझो। he claims to have read Milton's all poems who is one of the greatest poets that England have ever produced। तो अच्छा बताओ ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, मिल्टन है या पोएम्स है। तो आप कह दोगे सर ग्रेटेस्ट पोएट की बात हो रही तो पोएट तो मिल्टन है, पोएम तो उसके द्वारा लिखी गई है। और हम एक बात जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है मिल्टन के बारे में, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल्टन के बारे में, तो यहाँ पे तो कौन लिखा होना चाहिए, तो यहाँ लिखा होना चाहिए मिल्टन। क्या लिखा होना चाहिए, मिल्टन लिखा होना चाहिए। अगर मुझे ये पॉजिटिव केस बताना है, मिल्टन्स ऑल पोएम्स लिखना है, तो हम एक बात जानते हैं कि पोजीशन बताने के लिए, जैसे आप ये कहते हो ना राम्स हाउस, क्या कहते हो भाई, राम्स हाउस, मतलब किसका, राम का घर। किसका घर, राम का घर। अगर जरूरत पड़े, जनरली तो ये लिखा जाता है, पर अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाउस ऑफ राम। क्या लिख सकते हैं इसे हम, हाउस ऑफ राम भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ यही करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे मिल्टन चाहिए, तो मुझे कहना पड़ेगा ऑल पोएम्स ऑफ, क्या कहना पड़ेगा भाई, ऑल पोएम्स ऑफ मिल्टन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे कोशिश करो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो धीरे धीरे कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ये लेवल समझो और इसी लेवल तक आने के लिए आप ट्राई करो। नेक्स्ट है दे, वे लोग, हु सिंग एंड डांस, जो गाना भी गा सकते हो डांस भी कर सकते हो। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग जो गा भी सकते हो और डांस भी कर सकते हो। तो आप पोजीशन बता रहे हो, अधिकार बता रहे हो, तो अधिकार बताने के लिए दे का यूज नहीं होता है, वे लोग मुझे बताना है ना, वे लोग बताना, तो मुझे कहना पड़ेगा दोस्त, है ना। अधिकार बता रहे हो, पोजीशन कि जो गा सकते हो और क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पोजीशन बता रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा दोज हु सिंग एंड डांस वेल कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट विच इज टू बी हेल्ड ऑन कमिंग मंडे इन लंदन। जो लंदन में अगले मंडे को होने वाला है, वे लोग, है ना, वे लोग जो डांस कर सकते हैं और गाना गा सकते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई हैड 2 बुक्स, मेरे पास कितनी किताबें, 2 किताबें। आई हैड 2 बुक्स ऑन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब जीवन के बारे में ना, जीवन शास्त्र जो पढ़ा जाता है उसे कहता है ना, एंथ्रोपोलॉजी। एंड आई गेव इट, मेरे पास कितनी किताबें भाई, 2। 2 सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कह दोगे सर 2 कहना 2 कहना तो प्लूरल हो गया। और अगर मैं दे रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें दे दिया। उन्हें दे दिया मतलब क्या, दोनों किताबें दे दी, वो दोनों किताबें दे दी। 2 कहना प्लूरल है, इसलिए आप इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको क्या कहना पड़ेगा, देयर। आई हैड 2 बुक्स एंड ऑन एंथ्रोपोलॉजी एंड आई गेव देयर टू श्याम अ फ्यू डेज अगो, मैंने उन्हें किसको दे दिए, श्याम को। उन्हें मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव केस है। नेक्स्ट, शी इज undoubtedly more intelligent and eloquent than either of these 4 students। either of these 4 students, 4 विद्यार्थियों में से एक। आइदर का यूज कब किया जाता है, तो आइदर का मतलब होता है या तो ये या वो, मतलब आइदर का यूज किया जाता है 1 आउट ऑफ 2 के लिए। कब यूज किया जाता है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक बताना है तो आइदर लगाना है। अगर 2 से ज्यादा हो जाए ना, 2 से ज्यादा हो जाए और उसमें से एक बताना हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, है ना, मोर देन 2, और उसमें से भी अगर आपको एक बताना है, 2 से ज्यादा में से एक बताना है, तो आप एनी का यूज करते हो, या एनी नहीं तो किसका यूज करते हो, 1 का। किसका यूज करते हो, 1 का। जैसे वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से एक, अब लड़के ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आपको 2 लड़कों में से एक बताना है तो आपको कहना पड़ेगा आइदर ऑफ द बॉयज। क्या कहना पड़ेगा, आइदर ऑफ द बॉयज। तो मुझे यहाँ बताओ दीज 4 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट में से बात हो रही है, 4, और 4 में से बात हो रही है तो मैं आइदर कैसे लगा सकता हूँ, ये तो 2 के लिए लगता है, तो मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे क्या, एनी ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स, है ना, प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक पीओ एग्जाम। ठीक है, शी इज मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो 4 बच्चे तैयारी करे बैंक पीओ के लिए उनमें से। ही, यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, हम मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस में पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है।
तो अगर पहले सेकंड पर्सन आता है मतलब पहले लिखना पड़ेगा आपको यू, फिर सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन आता है मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा ही, और ही के बाद आपके पास आ जाएगा एंड, और एंड के बाद क्या होगा आपका आई, क्योंकि जब गुड एक्ट हो तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन आता है। तो ये जो अरेंजमेंट होगा पहले इसमें आएगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, है ना, हम इस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स ऑल विच ग्लिटर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ऑल के बाद नन के बाद द सेम द ओनली अगर लिखा हो तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल नहीं होता है, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, दैट आता है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, तो आप बचपन से सुनते आए हो, सोना चांदी च्यवनप्राश का एडवर्टाइजमेंट आप देख चुके हो। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड सो डाउट एवरीथिंग बिफोर यू, है ना, किसी और कोई तुमसे पहले आया तो उसके ऊपर पहले क्या करो, डाउट करो, क्या हर चमकदार चीज क्या नहीं है, सोना नहीं है, तो पहले उसे जांचो परखो उसके बाद यकीन करो। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल हु आई वॉन्ट टू मेरी, है ना, जिसे मैं क्या करना चाहता था भाई, शादी। हु के बाद आती है वर्ब, और अगर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाए कोई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब लिखी मिल रही है मतलब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, हुम। यहाँ देखोगे तो ये सब्जेक्ट है, वांट एक वर्ब है, और ये टू प्रीपोजिशन हो गए, तो प्रीपोजिशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट के लिए हु नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हुम आता है। देखो अगर यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब होती ना तो हु लगता, हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हुम। तो सेंटेंस होगा, दिस इज द गर्ल whom I want to marry because she is not only beautiful but also intelligent and wise, ठीक है। नेक्स्ट है, While I was on the way to my school, I lost the little, है ना, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, द लिटिल, द फ्यू, है ना, द सेम, द ओनली लिखा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो विच का यूज नहीं होगा। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए, सर दैट आना चाहिए, दैट यू गेव मी टू पे माई स्कूल फी। देखो आप वर्ड टू वर्ड रिलेट करोगे ना, फंक्शन अगर आप समझोगे ना लैंग्वेज में, हर वर्ड टू वर्ड रिलेट करोगे तो बनेगा पूरा सेंटेंस। अगर आप एक बार में सोचो मैं एक बार में पूरी रोटी खा जाऊँ, पूरी 5 रोटी आप एक बार में खा सकते हो क्या, नहीं, टुकड़े टुकड़े करके खाना पड़ेगा। सेम टाइप है कि वर्ड टू वर्ड रिलेट करोगे तो ईजिली बनेगा, वरना भूल जाओ फिर। नेक्स्ट है, आई थिंक देर इज नन हु कैन रियली हेल्प यू विथ मनी इन दिस क्रिटिकल फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, देर इज नन हु कैन रियली, हु कैन रियली हेल्प यू विथ मनी इन दिस क्रिटिकल फेज ऑफ योर लाइफ। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, क्या एरर आपको दिखाई देती है, हु कैन रियली हेल्प यू विथ मनी इन दिस क्रिटिकल फेज ऑफ योर लाइफ। तो आप ये कह दोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नन लिखाओ, क्या लिखाओ, नन लिखाओ, तो नन के बाद हु कैसे आ सकता है, हु नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आना चाहिए, दैट, क्या आना चाहिए यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आना चाहिए। बताए वर्ड लिखे हैं आप देख लेना, पीछे अगर जाके आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, द गर्ल whom you think has come to meet, है ना, जिसे जो तुम्हें लगता है, you think एक अलग फेस हो गई, ठीक है, you think। इसके बाद देखो क्योंकि ये सब्जेक्ट होगी, ये वर्ब होगी, तो ये वर्ब किसके लिए आएगी, तो ये वर्ब इस लड़की के लिए आएगी ना, हैज़ कम टू मीट, है ना, हैज़ कम टू मीट मी, तो ये लड़की मिलने के लिए बात हो रही है, और लड़की की अगर बात हो रही है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और सब्जेक्टिव केस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हु। तो सेंटेंस होगा, द गर्ल हु यू थिंक हैज़ कम टू मीट। आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना, या यू देख ले, इसका मतलब ये नहीं यू हुम आएगा, आप ये भी देखो इसके लिए बात कहाँ हो रही है, तो इस लड़की की बात यहाँ हो रही है ना, जो तुम्हें लगता है कि हैज़ कम टू, तुम्हें लगता है क्या वो मुझसे मिलने आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपके पूरे नाउन प्रोनाउन क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को वीडियो देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से रिपीट करके देखो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पर एक बात समझ लो, अगर आपको लैंग्वेज समझना है, सीखना है, या कॉम्पिटिटिव लेवल पर एग्जाम में आपको इंग्लिश को समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस तो आपको ज़बरदस्त करना पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी बाबू। अगर मेहनत नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा बताओ। द कैंडिडेट्स whom द बोर्ड हैव साइन, है ना, यहाँ पे देखो द बोर्ड्स लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है, और अगेन ये देखोगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये तो पूरा सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, पूरा लिखा है, पूरा लिखा मतलब इस हिसाब से यहाँ तो whom लिखा हुआ क्या हो गया, सही, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता वर्ब होता अगेन वर्ब आ जाती, तो ये वर्ब फिर इसके हिसाब से लगते, फिर हम यहाँ who लगा लेते हैं। अभी तो ये सही है, द कैंडिडेट्स whom द बोर्ड हैव साइन आउट फॉर बैंक
प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आर वेरी, है ना, ऑफिसर्स एक से ज़्यादा इसलिए प्लूरल वर्ब होगी तो आर भी सही है। आर वेरी इंटेलिजेंट एंड शेड्यूलर्स, है ना, बिल्कुल टाइम से आने वाले लोग हैं और इंटेलिजेंट भी है, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। और जब सेंटेंस में कोई गलती ना निकले तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, नो एरर। क्या आंसर हो जाएगा आपका, नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई कंप्लीट। द एंड यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती है, द एंड पूरी कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस हो गई है। एक बात समझ लो, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, समझ लिए हैं, तो प्रोनाउन का आपका मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात और दिमाग में डाल लो, अगर इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपसे नहीं बन पा रही है तो मेरे दोस्त आप समझ जाओ कि आपने लैंग्वेज में अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आपको बहुत सीखना बाकी, बहुत सारी लर्निंग्स बाकी है। या तो सीख जाओ या तो उन एग्जाम को भूल जाओ जिनमें लैंग्वेज आती है, क्योंकि आपको अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए वॉइस नरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने पहले जो प्रैक्टिस स्टार्ट की वो किससे की है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, मतलब नाउन प्रोनाउन बेसिक से स्टार्ट किए। तो इन्हें ध्यान से पढ़ो, समझो, कोई डाउट हो तो बेशक आप पूछो, मुझसे पूछो, या आपके कोई और टीचर से उनसे आप बात करो, उनसे डिस्कस करो कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम आपसे फिजिकली या फिर आपसे ऑनलाइन, जैसे भी होगा, जिस कंडीशन में भी पॉसिबल हो सकता है उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो पूरा लिखा है एज इट इज़ आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल राइज विथ SICS पर। और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।